नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी प्यारे दोस्तों का अपने इस YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद साक्षी पर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, कल हमने जिस सफ़र की शुरुआत की थी, आज उसी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हम यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास में संपूर्ण आदिकाल को बहुत ही आसान और बेहद इजी तरीके से हम इसको समझेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप भी हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है और साथ में ही ये आपके लिए कंप्लीट पैकेज होने वाला है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, कॉपी पेन उठाइए और मेरे साथ बैठिए, हम साथ मिलकर तैयारी करते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना। हमें इसमें 5 भाग पढ़ने हुए हैं। पहला हमारा भाग है इतिहास के लेखन की 4 प्रमुख पद्धतियाँ। जो हमारा इतिहास है ये आखिर लिखा कैसे गया है, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन मार्क है कि आखिर ये कैसे लिखा गया है। तो इसको लिखने के लिए हमारे जो इतिहासकार हैं उनने 4 पद्धतियों को अपनाया। तो हम उन्हीं पद्धतियों को समझते हैं। तो पहली पद्धति है हमारी वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति, इसमें कवियों का विवरण उनके नाम के पहले अक्षर के अनुसार दिया जाता है, चाहे उनका जन्म किसी भी वर्ष में हुआ हो। जैसे कबीर और केशवदास एक साथ रख देना, जैसे कि मान लो अलग अलग कवियों के नाम अलग अलग अक्षर से आते हैं। तो वर्णानुक्रम पद्धति में होता क्या है कि अल्फाबेटिकल के हिसाब से नाम रखते हैं। जैसे केशवदास और कबीरदास दोनों के जन्म में कितने सालों का फर्क है, फिर भी उनको एक ही साथ रख दिया। तो ये जो पद्धति है ये अधूरी मानी गई है दोस्तों, और इसको माना किसने है तो गारसू दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने इसका प्रयोग किया है। इसका प्रयोग किया है किसने? गारसू दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। दूसरी पद्धति है कालानुक्रमी पद्धति। इसमें कवियों का परिचय उनके जन्म वर्ष के अनुसार क्रम में दिया जाता है। जैसे किसका जन्म कब हुआ, पहले जिसका हुआ वो पहले आएगा, बाद में जिसका हुआ वो बाद में आएगा। इसको डिप्रेशन और मिश्र बंधु ने अपने इतिहास ग्रंथों में इस पद्धति को अपनाया। और तीसरी पद्धति है हमारी वैज्ञानिक पद्धति। इसमें इतिहासकार बिना किसी पक्षपात के केवल सही तथ्यों का संग्रह करता है, क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करता है, जैसे कि बिल्कुल सही फैक्ट्स, सही तथ्यों का ही प्रयोग किया जाता है। और इसका समर्थन किसने किया है तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इसका समर्थन किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आती है हमारी चौथी पद्धति, विधेयवादी पद्धति। यह इतिहास लेखन की सबसे सर्वश्रेष्ठ और प्रमाणिक पद्धति है। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है, सबसे ज़्यादा प्रमाणिक है और सबसे ज़्यादा मानने वाली है। इसके जनक फ्रांस के विद्वान तेन थे। कौन थे? तेन। इसको नोट कर लीजिए, तेन थे। इसमें तत्कालीन समाज की परिस्थितियों, वातावरण और प्रवृत्तियों को देखकर इतिहास लिखा जाता है। हिंदी में सबसे पहले इस पद्धति का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। ये सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसका जो फ्रांस के जो विद्वान थे तेन, उन्होंने इस पद्धति का इस्तेमाल किया था सबसे पहले, लेकिन हिंदी भाषा में किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भाग 2 पर हम आ गए हैं। भाग 2 है हमारा प्रमुख इतिहासकार और उनके ग्रंथों का विस्तृत वर्णन। अब जो हमारे प्रमुख, तो हमारे इसमें सबसे पहले जो हैं वो हैं गारसू दत्तासी। कौन है दोस्तों? गारसू दत्तासी। इनके ग्रंथ का नाम है, थोड़ा सा कठिन नाम है पर हम पढ़ लेंगे। इसका नाम है इस्तबार द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इसका प्रकाशन वर्ष है, इसके 2 भाग हैं। तो पहला भाग प्रकाशित हुआ 1839 में और दूसरा भाग हुआ 1847 में। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनते हैं। यह हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का दुनिया का सबसे पहला प्रयास था। सबसे पहला प्रयास किसने किया है?
गारसोदा-तासी ने। किसने किया है? गारसोदा-तासी ने। इस ग्रंथ को फ्रेंच भाषा में लिखा गया। फ्रेंच भाषा में क्यों लिखा गया? क्योंकि जो गारसोदा-तासी थे वो फ्रांस से थे और उन्होंने अपनी फ्रेंच भाषा में इसको लिखा है। इसमें कुल 738 कवियों को शामिल किया गया था, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हिंदी के केवल 72 ही कवि थे। बाकी सारे के सारे कवि कैसे थे? उर्दू बोलने वाले। बाद में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया। सन 1952 में ये हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से प्रकाशित हुई। दूसरे हैं हमारे मौलवी करीमुद्दीन। इनके ग्रंथ का नाम है तज़किरा ए सुआरा ए हिंदी। तज़किरा ए सुआरा ए हिंदी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1848 ईस्वी। यह ग्रंथ दिल्ली कॉलेज की तरफ से प्रकाशित किया गया। ये नोट करें, ये जो दिल्ली कॉलेज है इसकी तरफ से प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल 1004 कवियों का विवरण है। क्या है? 1004 कवियों का विवरण है, जिसमें हिंदी के कितने हैं? 62 कवि शामिल हैं। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसमें पहली बार कवियों का कालिक्रम यानी कि समय वर्ष देने का थोड़ा सा प्रयास किया गया था। दूसरे कवि हैं हमारे शिव सिंह सेंगर। इनके ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। इनकी प्रकाशन वर्ष है 1883। दोस्तों, शिव सिंह सेंगर को याद करना बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि इनके नाम में भी शिव है और ग्रंथ में भी शिव है। यह हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है। हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सरोज। किसने लिखा है? शिव सिंह सेंगर ने। यानी इससे पहले जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो सारे के सारे ग्रंथ कैसे हैं? विदेशी भाषा के हैं। इस पूरी किताब में लगभग 1000, अगर सटीक संख्या माने हम तो 938 है, लेकिन हम लगभग में 1000 मान रहे हैं। 1000 कवियों के जीवन और उनकी कविताओं के उदाहरण दिए हुए हैं। भले ही इसमें कुछ कमियां थी, लेकिन यह आगे के इतिहासकारों के लिए एक बड़ा आधार बना। दोस्तों, चौथे हैं हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन। इनके ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी। इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ स्वीकार किया गया है। अगर हम ये कहें कि पहला इतिहास साहित्य ग्रंथ कौन सा है, तो कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के एक विशेष अंक के रूप में छपा हुआ था। ग्रियर्सन ने इसमें केवल हिंदी के कवियों को शामिल किया, क्योंकि ग्रियर्सन क्या थे? बहुत समझदार थे। उनने होशियारी दिखाई, और होशियारी दिखा के क्या हुआ कि उनने हिंदी के कवियों को भी शामिल किया, बाकी उर्दू और फारसी के कवियों को क्या किया? अलग कर दिया। इन्होंने पूरे इतिहास को 11 अलग अलग अध्यायों में बांटा है, और हर अध्याय का अलग कालखंड के नाम पर उनका नाम रखा गया है। जैसे कालखंड अलग है तो उनका नाम भी अलग कर दिया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही सबसे पहले भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो भक्ति काल को। किसने कहा सबसे पहले? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इस ग्रंथ को हिंदी अनुवाद किया, और इसका नाम क्या रखा? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। क्या नाम रखा दोस्तों? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। पांचवे हैं हमारे मिश्र बंधु, और मिश्र बंधु का मतलब ही है कि ये तीनों भाई हैं, और ये तीनों भाई लिखते हैं एक साथ, जिनके नाम हैं गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। ये 4 भागों में बटा हुआ है। पहले के जो 3 भाग हैं वो 1913 में प्रकाशित हुए, और चौथा जो भाग है वो 1934 में प्रकाशित हुआ। ये हिंदी का साहित्य का सबसे मजबूत और विशाल ग्रंथ है। कैसा है? सबसे मजबूत है और सबसे विशाल ग्रंथ है। इसमें कुल 4591, लगभग 5000 के आसपास कवियों की जगह दी गई है, मतलब कवियों को रखा गया है।
मिस्र बंधुओं के ने काल विभाजन को बहुत ही बारीकी से 5 मुख्य कालों और उनके उपभागों में बांटा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने खुद स्वीकार किया है कि रीति काल के जो कवियों का परिचय है, जो उन्हें लिखने के लिए जो सामग्री प्रयोग की है, वो मिस्र बंधु जी के मिस्र बंधु विनोद से ली है। शुक्ल जी ने इसे बड़ा ही भारी कवि व्रत संग्रह कहा है। छठवें हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929 ईस्वी। यह हिंदी साहित्य का सबसे प्रामाणिक और सर्वश्रेष्ठ इतिहास ग्रंथ माना जाता है। सबसे प्रामाणिक क्योंकि इसमें हर एक जानकारी सटीक है, सभी कवियों को क्रम से रखा है, उनके जन्म से रखा है, उनके कालों के हिसाब से रखा है। यह शुरुआत में नागरी प्रचारणी सभा द्वारा बनाए गए हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर हिंदी साहित्य का विकास नाम से छापा गया था। शुक्ल जी ने केवल संख्या बढ़ाने के बजाय कवियों के साहित्यिक मूल्य और उनकी रचनाओं की गुणवत्ता को आधार बनाया। मतलब किस कवि ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, वो किस काल से लिखी हैं, उसमें कितना साहित्यिक है, उनकी रचनाओं में का कितना मूल्य है, उस हिसाब से उनने इस हिंदी साहित्य के इतिहास में उनको रखा है। उन्होंने काल विभाजन का एक ऐसा स्पष्ट ढांचा तैयार किया जो आज तक सर्वमान्य है और सभी मान रहे हैं। उन्होंने हर काल का दोहरा नामकरण किया है, मतलब हर एक काल को उन्होंने दो दो नाम दिए हैं। जैसे आदि काल को उनने वीर गाथा काल भी कहा है। क्यों कहा है? कि उनने 12 ग्रंथों के आधार पर उनने 12 ग्रंथों को अच्छे से पढ़ा, फिर उसी के आधार पर उसको आदि काल का नाम क्या रख दिया? वीर गाथा काल। सातवें हैं दोस्तों हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। यह ग्रंथ पूरा नहीं है, इसमें केवल संधि काल 693 ईस्वी से लेकर भक्ति काल 1693 ईस्वी तक ही चर्चा की गई है। डॉक्टर वर्मा ने अपभ्रंश के प्रसिद्ध कवि स्वयंभू को हिंदी का सबसे पहला कवि मान लिया, जबकि स्वयंभू अपभ्रंश के कवि थे। इन्होंने जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, इन्होंने शंभू जी को हिंदी का पहला कवि मान लिया, जबकि वो हिंदी के पहले कवि नहीं थे। वो किसके कवि थे? तो वो अपभ्रंश के प्रसिद्ध कवि थे, जिसको उन्होंने क्या मान लिया? हिंदी का पहला कवि मान लिया। आठवें हैं हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने कोई भी संपूर्ण इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है। इन्होंने कोई भी ग्रंथ संपूर्ण नहीं लिखा है, बल्कि इन्होंने शुक्ल जी की स्थापनाओं को चुनौती देते हुए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं। पहली पुस्तक है इनकी हिंदी साहित्य की भूमिका, जो वर्ष 1940 ईस्वी में आई। फिर दूसरी पुस्तक है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो वर्ष 1952 में आई। तीसरी पुस्तक है इनकी हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये वर्ष 1952 ईस्वी में आई। द्विवेदी जी ने यह साबित किया है कि हिंदी साहित्य का विकास अचानक नहीं हुआ, रातों रात नहीं हुआ, बल्कि यह पुरानी परंपराओं का ही निरंतर विकास है। दोस्तों अब आ गए हम भाग 3 पर। आदिकाल का नामकरण, किसने क्या नाम दिया? हमारे जो आदिकाल है उसको किस प्रमुख अच्छे कवि ने क्या नाम दिया है वो हम जानेंगे। लेकिन अभी दोस्तों हम ये जानते हैं कि आदिकाल के पूरे साहित्य को हम जो हमारा पूरा साहित्य है इसको 5 आसान हिस्सों में बांटकर हम इसे पढ़ेंगे। अभी हम ये जानते हैं कि आदिकाल के नाम को लेकर अलग अलग विद्वानों में बहुत सारे मतभेद हैं और इससे बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं। दोस्तों ये हमें समझना बहुत जरूरी है और हम इसे बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे भी। जॉर्ज ग्रेसन ने इसको चारण काल कहा है और इसका समय क्या रखा है? 700 से 1300 तक माना है। मिश्र बंधु ने इसे प्रारंभिक काल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इन्होंने 12 ग्रंथों के आधार पर कहा है और उन्हीं को आधार मानकर इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे आदिकाल कहा है और यह नाम पूरी दुनिया में प्रचलित है। इसके बाद राहुल संकृत्यानंद ने इसे सिंधु सामंत काल कहा है। उनका मानना था कि इस काल में
सिद्धों की वाणी और सामंतों की प्रशंसा ही मुख्य थी। उन्होंने कहा है कि इस काल में सबसे ज्यादा सिद्ध लोग आए हैं, उनकी वाणी प्रमुख है, सामंत लोग आए हैं, इसीलिए उन्होंने उसका नाम सिद्ध सामंत काल रख दिया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे बीजापन काल का नाम दिया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल कहा है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे दो भागों में बांटकर संधि काल एवं चारण काल कहा है। दोस्तों, एक विशेष जानकारी आप लोगों के लिए, जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है, वो जिस आधार पे दिया है, 12 ग्रंथों के नाम के आधार पर दिया है। जो 12 ग्रंथ हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ, उन्हें अच्छे से नोट कीजिएगा। जो शुक्ल जी हैं, इनके 12 ग्रंथ जिनके आधार पर यह नाम पड़ा है, तो पहला है विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका। ये जो 4 हैं ये अपभ्रंश भाषा के हैं। दोस्तों, ये 4 जो हैं शुरुआत के, ये अपभ्रंश भाषा के हैं। हुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक, जय चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली। ये 8 जो हैं ये देश भाषा के हैं। ये 12 के 12 ग्रंथ हैं जिनके आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। आई होप दोस्तों आपको पसंद आ गया होगा और ये वीडियो भी बहुत ज्यादा आपको पसंद आ रही होगी। बेहद सॉरी दोस्तों, मैंने समझ को पसंद बोल दिया। बिल्कुल ये मत सोचिएगा, जवान है कभी कभी लड़खड़ा जाती है। मैंने बोला है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए फिर आगे समझते हैं हमारा भाग 4। भाग 4 में हमें हिंदी का पहला कवि और पहली रचना, हम अब ये जानते हैं कि हमारे जो हिंदी साहित्य के पहले कवि किसे मानते हैं, कौन सी रचना को पहली रचना मानते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो हिंदी के पहले कवि को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है, बहुत मतभेद है कि कौन सा कवि पहले है। तो राहुल संकृत्यानंद के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन है? सरहप्पा। 769 ईस्वी है। अधिकांश विद्वान इसी मत को सही मानते हैं, इसलिए सरहप्पा जो हैं वो कौन है? हिंदी के पहले कवि हैं। सरहप्पा कौन है? हिंदी के पहले कवि हैं। शिव सिंह सेंगर के अनुसार 7वीं शताब्दी के कवि पुष्य या पुंड, जिनको पुष्पदत्त, हिंदी के पहले कवि हैं। कौन मान रहा है ये? तो शिव सिंह सेंगर मानते हैं कि हिंदी के पहले कवि कौन है? पुष्पदत्त। डॉक्टर राम कुमार वर्मा अपभ्रंश के महाकवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। जो हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं वो हिंदी के पहले कवि किसको मानते हैं? स्वयंभू जी को, जबकि वो कहाँ के हैं? अपभ्रंश के पहले कवि हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। गणपति चंद्रगुप्त जी ने किसको माना है? शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। हिंदी की पहली साहित्यिक पुस्तक जैन आचार्य देवसेन द्वारा लिखी गई और किताब लिखी गई, जो किताब है उसका नाम है श्रावकाचार। 933 ईस्वी को हिंदी की पहली रचना माना जाता है। इसमें कुल 250 दोहे हैं, जिसमें श्रावक धर्म के नियमों को समझाया गया है। जो हिंदी की पहली साहित्यिक पुस्तक है तो जैन आचार्य देवसेन द्वारा लिखी गई है। क्या नाम है उसका? श्रावकाचार। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आ जाते हैं अपने भाग 5 पर। हमारा जो भाग 5 है दोस्तों, इसे समझेंगे हम। भाग 5 में हमको पढ़ना है आदिकालीन साहित्य का 5 मुख्य भागों का वर्गीकरण। मतलब हमारे जो आदिकाल के साहित्य हैं इनको हम 5 मुख्य भागों में बांटकर एक आसान तरीके से इसको समझते हैं। तो पहले जो है हमारा सिद्ध साहित्य, इसकी कुल संख्या कितनी है? 84, 84। बौद्ध धर्म का जो रूप विकृत होकर वज्रयान संप्रदान बना, उसी के मानने वाले सिद्ध कहलाए। मतलब बौद्ध धर्म का जो बिगड़ा हुआ रूप, बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म का जो धर्म है वो धीरे धीरे उसका रूप बिगड़ता चला गया। तो जो रूप बिगड़ा हुआ रूप था वो क्या बना? वज्रयान।
वज्रयान बना और संप्रदाय बना। उसी के मानने वाले जो उसको मानते थे, वज्रयान संप्रदाय को मानते थे, वो सिद्ध कहलाए। ये भारत के पूर्वी हिस्से जैसे कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा में रहते थे और इनकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं कि सरहपा और दोहा कोस, ये जो दो दिख रहे हैं आपको दोस्तों, ये मुख्य स्थान पर हैं। सरहपा हिंदी का पहला कवि माना जाते हैं और दूसरा नाम सरोजबज भी था। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दोहा कोश। इन्होंने समाज के पाखंडों को जमकर विरोध किया। किसने किया है तो बताइए? सरोजबज ने किया है। सरहपा कौन है? हिंदी के पहले कवि हैं। और शबरपा, ये सरहपा के शिष्य थे। सरहपा के शिष्य कौन थे दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, कौन थे? सबरपा। क्या थे? सबरपा। ये कौन थे? तो सरहपा के शिष्य थे। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? चार्यापद। क्या नाम है दोस्तों? चार्यापद, जो अनुष्ठानों के समय गाए जाने वाले गीत हैं। लुइपा, 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान साधना और ज्ञान में सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। ये जो लुइपा है, ये 84 सिद्धों में लुइपा का जो स्थान है, जो नाम है, जो ज्ञान है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ और ऊंचा माना जाता है। राजा और मंत्री भी इनके पैरों में झुकते हैं, मतलब सबसे ऊंचा नाम और उनका स्थान है। इनकी भाषा क्या है? तो सिद्धों की भाषा को संधा भाषा, क्या कौन सी भाषा दोस्तों? संधा भाषा कहा जाता है। यह एक प्रतीकात्मक भाषा शैली थी जिसके अंदर गहरे आध्यात्मिक अर्थ छुपे हुए थे। इनकी भाषा जो क्या थी? प्रतीकात्मक थी और इसमें गहरे आध्यात्मिक अर्थ छुपे हुए रहते थे। इनकी भाषा का नाम क्या था? तो संधा भाषा था। समझ गए होंगे अब आप इतना। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो बी है, नाथ साहित्य, इनकी कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो इनकी संख्या है 9। इनकी संख्या है 9। सिद्धों के यहाँ जो तंत्र मंत्र और स्त्रियों को लेकर भोग विलास बढ़ गया। जो सिद्ध थे उनके अंदर जब स्त्रियों को लेके भोग विलास बढ़ गया, तंत्र मंत्र आने लगे, तो उसका विरोध के साथ संप्रदाय खड़ा हुआ। जो इसका विरोध किया, तो इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। जो गोरखनाथ जी हैं, उनने इसका काफी विरोध किया। क्या किया? काफी विरोध किया दोस्तों। जब सिद्धों के अंदर भोग विलास बढ़ा, जो तंत्र मंत्र बढ़े, स्त्रियों को लेके भोग विलास बढ़ने लगा, तो जो गोरखनाथ जी थे उन्होंने क्या किया? इसको विरोध करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए एक नाथ पंथ चलाया। क्या चलाया? नाथ पंथ चलाया। और इनका डट कर क्या किया? हठ योग, और डट कर क्या किया? इसका विरोध किया। और जो नारी है उसकी निंदा की, मतलब नारी की निंदा की। ग्रंथों की जो भाषा को, जो नाथ थे, उनकी नाथों की जो ग्रंथ हुआ करते थे, जो वो बोलते थे, नाथों की जो भाषा थी वो सदुककड़ी। सदुककड़ी मतलब मिला हुआ रूप भाषा का, जिसका आगे चल के कबीरदास जी ने काफी प्रयोग किया है अपनी साखी में। भरपूर इस्तेमाल किया है किसने? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़वाल ने गोरखनाथ की वाणियों का संग्रह गोरख बानी के नाम से संग्रह किया। किसने किया है? गोरखनाथ जी की पीताम्बर दत्त बड़वाल, इसके नाम से, और 1942 ईस्वी में किया है। इसके बाद आते हैं हम जैन साहित्य पर। इसको हम रास काव्य परंपरा भी कहते हैं। जो जैन साहित्य है, इसको रास काव्य परंपरा भी कहते हैं। जैन कवियों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत के पश्चिमी हिस्से में कौन आता है? गुजरात, राजस्थान में जो साहित्य लिखा उसे जैन साहित्य या रास काव्य कहते हैं। मतलब गुजरात में और राजस्थान में प्रचार प्रसार के दौरान जो काव्य लिखा गया है उसको क्या कहते हैं? रास काव्य कहते हैं। यह आदिकाल का सबसे प्रमाणिक साहित्य है, क्योंकि इसके प्रमाण आज भी हैं। साली भद्रसूरी, इन्होंने सन 1184 में भारतेश्वर बाहुबली रास नामक ग्रंथ लिखा, जो 205 छंदों का एक बहुत ही सुंदर वीर रस का प्रधान खंड काव्य है। इसमें होता क्या था दोस्तों कि जो रस काव्य होता था, तो अपने जो ग्रंथ लिखते थे, जो भारतेश्वर बाहुबली नाम से जो उन्होंने लिखा था,
इसमें वीर रस बहादुरी दिखाते थे। इनकी बहादुरी के नाम पर इनको वीर रस का प्रयोग करते हुए इनकी बहादुरी में बहुत ही सुंदर सुंदर प्रधान खंडकाव्य बनाए गए हैं। इसके बाद है आपका आजगू कवि। इन्होंने सन 1200 के आसपास जालौर में चंदन बाला राम लिखा। जो आजगू कवि हैं, इन्होंने 1200 ईस्वी के आसपास क्या लिखा? जालौर में क्या लिखा? चंदन बाला रास लिखा। केवल 33 छंद हैं और यह करुण रस, दुख और दया से भरा हुआ है। इसमें दुख दर्द, लोगों का दुख दर्द बताया गया है और ये इसमें करुण रस भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। इसके बाद आपका आता है विजय सेन सूरी। इन्होंने रेवती गिरिरास 1231 ईस्वी में लिखा, जिसमें जैन तीर्थ रेवतगिरी पर्वत का सुंदर वर्णन है। क्या है? पर्वत का सुंदर वर्णन है। दोस्तों अब आता है हमारा रासो साहित्य। रासो साहित्य वीर गाथात्मक काव्य। राजाओं के दरबार में जो राजा रहे के उस समय जो राजा होते थे, उनके दरबार में जो कवि होते थे, चारण होते थे, तो वो अपने राजा के लिए क्या करते थे? बड़ा चढ़ाकर ग्रंथ लिखते थे। तो उसी को क्या कहते हैं? रासो ग्रंथ। जो अपने राजाओं की शान में बड़ा चढ़ाकर लिखते थे, उनको क्या कहते हैं? रासो ग्रंथ। जैसे कि सबसे पहला है इसमें पृथ्वीराज रासो। इसके लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का क्या है? हिंदी का पहला महाकाव्य है और चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला महाकवि माना है। इसमें कुल 69 अध्याय हैं। क्या है? 69 अध्याय हैं और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। इसकी प्रामाणिकता पर बड़ा विवाद है। शुक्ल जी इसे पूरी तरह जाली पुस्तक मानते हैं। क्या मानते हैं? जाली पुस्तक। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। मतलब ये है जो रासो साहित्य है, पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक कौन है? चंद्रबरदाई, इसको शुक्ल जी जाली मानते हैं। वो नहीं मानते हैं कि ये पक्का प्रमाणिक है। इसके बाद है हमारा बीसल देव रासो और इसके लेखक है नरपति नाला। यह कोई युद्ध का काव्य नहीं है, बल्कि एक विरह प्रधान प्रेम गीत, इसमें श्रृंगार रस भर भर के भरा हुआ है। इसमें अजमेर के राजा बीसल देव और मालवा की राजकुमारी राममती के विवाह हुआ और वो रूठ कर उड़ीसा चली जाती हैं, तो वापस आने की सुंदर कथा इसमें है। हिंदी साहित्य में 12 मासा जानते हो ना, जैसे 12 महीनों के मौसम का वर्णन सबसे पहले इसी ग्रंथ से शुरू हुआ है। किस ग्रंथ से शुरू हुआ है? तो बीसल देव रासो से। ठीक है। और इसमें क्या है? इसमें प्रेम गीत है, श्रृंगार रस भरा हुआ है। तीसरा है हमारा परमाल रासो और इसके लेखक हैं जगनिक। इसे लोक भाषा में आला खंड भी कहते हैं। इसमें महोबा के 2 महान वीरों आला और उदल की वीरता की कहानियां हैं और आज भी उत्तर भारत में सावन के महीने में बड़े जोश के साथ इसको गाया जाता है। दोस्तों जो परमाल रासो है, इसके लेखक जो हैं जगनिक हैं और जो आला खंड है, इसमें महोबा के दो वीर योद्धा हैं, इसका नाम है आला और उदल। इसकी वीरता की कहानियां ये आला खंड में हैं और इसे आज भी उत्तर प्रदेश के आसपास के गांवों में आज भी सावन के महीने में गाया जाता है। अगला है हमारा लौकिक एवं गद्य साहित्य। मनोरंजन और व्यवहारिक रचनाएं जो हमारे मनोरंजन के लिए धार्मिक और राजाओं की प्रशंसा से अलग, आम जनता के मनोरंजन के लिए गद्य और पद्य लिखे हुए। अब भाई राजाओं के लिए तो लिख ही रहे थे उनके दरबारी कवि, लेकिन जो आम जनता थी और आम जनता के मनोरंजन के लिए भी कुछ लिखा जा रहा था। तो जो गद्य और पद्य लिखे गए वे क्या हैं? लौकिक एवं साहित्य हैं। क्या है? लौकिक साहित्य। इस प्रकार पहला है, इसमें पहले जो कवि हैं अमीर खुसरो, उन्होंने जनता के लिए लिखा है। 1253 से लेकर 1325 ईस्वी तक इनका जो असली नाम है वो है अबुल हसन। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अमीर खुसरो का असली नाम क्या है? अबुल हसन। ये खड़ी बोली हिंदी में कविता लिखने वाले सबसे पहले कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली में कविता लिखने वाले सबसे पहले कवि माने जाते हैं।
इन्होंने पहेलियां लिखी, मुकरियां लिखी, गजलें लिखी और इनका एक प्रसिद्ध नाम है तूतीय हिंद। इनको तूतीय हिंद यानी कि भारत का तोता कहा जाता है। दूसरे हैं हमारे विद्यापति, इन्हें मैथिली कोकिल यानी कि मिथिला की कोयल कहा जाता है। इन्होंने अबहट भाषा में कीर्ति लता और कीर्ति पताका जैसी कीर्ति पताका लिखी तथा मैथिली भाषा में सुंदर पदावली लिखी जो राधा कृष्ण के प्रेम के ऊपर है। अगला है हमारा राहुल देव, लेखक हैं इसके रोड़ा कवि 10वीं शताब्दी में। यह एक शिलांकित कृति है यानी इसे कागज पर नहीं लिखा जाता था, पत्थरों पर इसको जमीन से पत्थर खोदा जाता था और पत्थरों पर लिखते थे। यह गद्य और पद्य दोनों का एक मिश्रण है जिसको चंपू काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चंपू काव्य। हिंदी साहित्य में किसी नायिका के पैरों के नाखून से लेकर उसके बालों तक यानी कि उसके पूरे हुस्न का वर्णन करना क्या कहलाता है? नखशिख वर्णन। यानी पैर के नाखून से लेकर उसके बालों तक का सुंदर वर्णन करना नखशिख वर्ण कहलाता है, जो कि इसी किताब से शुरू होता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसके लेखक हैं दामोदर शर्मा। यह 12वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है जो राजा के कुमारों को स्थानीय भाषा सिखाने के लिए बनाया गया। जो राजा के बेटे हुआ करते थे उनको स्थानीय भाषा सिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था और इसी के उद्देश्य से इसे बनाया गया था। दोस्तों हम भाग 6 पर पहुंच गए हैं। बस हम पीडीएफ की लास्ट में पहुंचने ही वाले हैं। बिल्कुल डटे रहिए मेरे साथ। भाग 6 परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रमुख प्रमाणिक कथन। ये जो कथन है परीक्षा में इससे बार बार क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, और ये बहुत प्रमुख प्रमाणिक कथन है, इनको जानना बहुत जरूरी है। सीधा ऐसे ही एज इट इज लिख के आता है और पूछा जाता है कि ये किसने कहा है। ठीक है, हम समझते हैं। बौद्ध धर्म से विकृत होकर जो वज्रयान संप्रदाय चला उसी के अंतर्गत सिद्ध लोग ने उनकी रचनाओं का साझा संबंध आगम शास्त्र से नहीं सीधे जीवन की अनुभूतियों से किया है। तो ये किसने कहा है दोस्तों? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। दूसरा है दोस्तों हमारा आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक कहा है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। और ये कहा किसने है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पदावली के श्रृंगार रस पर तीखा कटाक्ष किया है। मतलब ये कहा है कि गीत गोविंद के जो पद हैं आध्यात्मिक कहा है। उन्होंने कहा है कि ये आध्यात्मिक हैं, इनको साहित्यिक मत समझिए, ये आध्यात्मिक हैं और इसमें किसी इंसानी प्रशंसा है। क्या है? किसी अगला है शायद ही हिंदी का कोई दूसरा कवि गोरखनाथ हुआ हो जो जनता पर इतना गहरा प्रभाव छोड़ सका हो। ये कबीर के पूर्वगामी थे। ये किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। दोस्तों ये था हमारा पूरा आदिकाल, जिसे हमने बहुत कम समय में बहुत ही आसान भाषा में हर एक पॉइंट को कवर किया है। दोस्तों हम अगली वीडियो में इसके आगे के भाग भक्ति काल पर चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ आया है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं अभी पूरा सिलेबस का पूरा कंटेंट आपको देने वाली हूँ। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मुझे आपसे बहुत प्यार मिल रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के साथ जुड़कर। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। प्लीज़ मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक